नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। आज हम इसमें जानेंगे कि इस प्रश्नावली में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6 नंबर की बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। और बेटा यहाँ से बड़ा सवाल बोर्ड परीक्षा में अधिक नंबर का सवाल भी इसी प्रश्नावली से आएगा आपके, तो आप इन्हें ध्यान से समझिएगा। और वो बड़ा सवाल होगा आपके ग्राफ। मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप ग्राफ लेके आइएगा। आपने ग्राफ खरीद लिया होगा तो आप ग्राफ लेके सामने बैठिएगा क्योंकि यह प्रश्नावली ग्राफ से संबंधित ही है और यहाँ से बड़ा सवाल ग्राफ का बोर्ड परीक्षा में आएगा, जो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाऊंगा ग्राफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो ये क्लास आपके रोज 8 बजे वाली क्लास रोज जारी है। कल हम प्रश्नावली के सवाल स्टार्ट कर देंगे, आज हम इसका बेसिक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो बेटा, जो मैंने पिछले प्रश्नावली बहुपद पढ़ाई है आपको, उसमें मैंने चर और अचर के बारे में बताया था। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो देखो, अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर है एक्स वाई जेड ए बी सी, पूरे के पूरे ए से लेकर जेड तक, अंग्रेजी वाले सारे अक्षर क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। मतलब जिसका मान बदलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और गणित वाले जितने भी अंक है ना, गणित वाले जितने भी अंक, वो क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। मतलब जिनका मान नहीं बदलता है वो तो अचर कहलाते हैं और जिनका मान बदलता है वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो पहले दो चर, मतलब इस प्रश्नावली में हमें कितने चर काम में लेने हैं? दो चर काम में लेने हैं। दो चर मतलब एक तो लेंगे एक्स और एक लेंगे वाई। दो चर काम लेंगे एक्स और वाई। अब देखो, दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब होगा इन चरों की घात कितनी होगी? एक। इसकी घात भी एक और इसकी घात भी एक। रैखिक जिसकी घात एक हो, चर की घात एक हो, तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। और समीकरण, समीकरण का मतलब होता है जैसे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर आ गया 3, यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, समता का चिन्ह आ गया, तो फिर वो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। देखो, पिछली प्रश्नावली में हमने ऐसे पढ़ा था, 3 है 2x प्लस 3, तो ये अगर ऐसे लिखा तो ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। और बराबर में अगर हमने कुछ भी लिख दिया, बराबर में 0 या कुछ भी संख्या आ गई, तो फिर वो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। तो ये होगा आपके दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो, युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब ऐसे कितने समीकरण आएंगे? दो समीकरण एक साथ आएंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर 3, एक तो ये हो गया और एक हो गया 3x प्लस वाई बराबर 7। इस प्रकार के दो समीकरण आपके यहाँ पर आएंगे जिन्हें हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछली जो क्लास थी आपकी 9th क्लास, उसमें भी आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पर केवल एक ही समीकरण पढ़ा था आपने। यहां पर एक साथ कितने समीकरण आएंगे? दो समीकरण आएंगे। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब चर कितने होंगे? दो। रैखिक का मतलब चर की घात कितनी होगी? एक। समीकरण का मतलब बीच में बराबर का चिन्ह होगा। और युग्म का मतलब होगा ऐसे कितने समीकरण होंगे? दो समीकरण होंगे, तो उन्हें कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाता है आपके ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस तरह से हम लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। देखो यहाँ पर a b और c, ये तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब इनकी जगह पर गणित वाले नंबर आएंगे। जैसे देखो यहाँ पर अगर इससे तुलना करें तो a का मान 3 है, b देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ पर ऐसा समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, a और b 0 नहीं होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बेटा ऐसे दो समीकरण हो जाएंगे, तो एक और हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये दो समीकरण हो गए, तो ये युग्म बन गया। आप इनको थोड़ा पहचानने के लिए यहाँ a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 और c2 लिख दिया जाता है। तो इस तरह के दो समीकरणों को आप कहोगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा यहाँ तक। अब बेटा इसके बाद हम बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, कितनी विधियों के द्वारा इसे हल किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या A1 B1 C1 A2 B2 और C2 आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो। सबसे पहली विधि है आपके ग्राफीय विधि, ग्राफीय या कह दो आलेखीय, ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। ठीक है, पहली विधि का क्या नाम है? ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। और दूसरी विधि है बेटा आपके बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। तो दो विधियों के द्वारा आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल कर सकते हो। पहली है ग्राफीय आलेखीय विधि और दूसरी है बीजगणितीय विधि। ग्राफ बनाकर भी हल किया जा सकता है और बीजगणितीय विधियों से भी हल किया जा सकता है। अब देखो बीजगणितीय विधियां तीन प्रकार की है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। सबसे पहले है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरी विधि का नाम है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो ये तीन विधियों से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। आपके एनसीईआरटी का जो 2023-24 का सिलेबस है उसमें वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया है, तो ये विधि हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ही यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीजगणितीय विधियां तो जब सवाल आएंगे इनके तब मैं आपको उसी टाइम पे समझाऊंगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ग्राफीय या आलेखीय विधि की। तो देखो बेटा यहाँ पर आपके तीन तरह के ग्राफ बन गए। कितने तरह के ग्राफ बनते हैं? तीन तरह के। आपके ये समीकरण है A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। अब तीन तरह से आपके ग्राफ बन सकते हैं। अगर हम इनमें तुलना करें, जो आपके वास्तविक संख्याएं हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनमें अगर हम तुलना करें, अनुपातों में तुलना करें, तो इसके तीन तरह के उत्तर आ सकते हैं। समीकरण के कितने तरह के उत्तर आ सकते हैं? तीन तरह के उत्तर आ सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान लगाओ। सबसे पहले बोर्ड पे देखो, इधर आराम से आपको समझना है। तीन तरह के उत्तर आ सकते हैं। अगर हमने तुलना करी, A1 बटा A2 बराबर आया B1 बटा B2, ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। मान लो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकता है ये दोनों बराबर आ जाए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, तो आपको C1 और C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आपको C1 और C2 ज्ञात करना पड़ेगा। हो सकता है C1 और C2 बराबर आ भी सकता है और बराबर नहीं भी आ सकता। मान लो यहाँ बराबर आ गया लेकिन अगली कंडीशन में बराबर नहीं आएगा, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो आपके सामने ये तीन प्रकार की स्थितियां बन सकती है। अब देखो मैं इसको आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। फिर यहाँ लिखता हूँ मैं 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0। अब देखो इसमें तुलना करके देखेंगे हम। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। अब देखो A1 बटा A2, A1 है 2, A2 है 3 बराबर B1 बटा B2, B2 है 3, B1 है 3 और B2 है 4। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर आ जाए, मैं समीकरण को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर A1 बटा A2 2 बटा 4 बराबर B1 बटा B2 3 बटा 6 आ गया। अब देखो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो C1 और C2 ज्ञात करना पड़ेगा। हो सकता है C1 और C2 बराबर आ भी जाए और बराबर न भी आए। अब देखो इसी कंडीशन में C1 C2 तो ये आ गया 7 बटा 9, ये बराबर नहीं है लेकिन ये बराबर भी आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ मैं 14 ले लूँ तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तीनों बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। अब मान लीजिए पहले वाले दोनों बराबर नहीं आए तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? ठीक है,
उसके लिए क्या करना है आपको, एक लाइन तो ऐसे ऊर्ध्वाधर और एक लाइन ऐसे क्षैतिज खींचनी है ग्राफ में, ठीक है। अब बेटा जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसे वाई एक्स कहा जाता है, वाई इधर प्लस का और वाई इधर माइनस का। ये जो क्षैतिज लाइन है इन्हें एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स इधर प्लस का और एक्स इधर माइनस का होता है, ठीक है। अब अगर ये दोनों आ गए तो बेटा आपके ग्राफ में दो लाइनें बनेगी, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, दो समीकरण है तो दो लाइनें बनेगी, रैखिक है इसलिए सीधी लाइनें बनेगी। पिछले साल 9th क्लास में एक दो चर वाला रैखिक समीकरण एक ही समीकरण था तो एक ही लाइन बनती थी, अब इस साल आपके दो लाइनें बनेगी। अब देखो दो लाइनें बनेगी, दो लाइनें कैसे बनेगी, मान लो एक लाइन ऐसे बन गई और एक लाइन ऐसे बन गई, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, मतलब प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा वो किस टाइप का आएगा, सबसे नंबर एक, ये जो रेखाएं हैं उन्हें बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या बोलोगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नंबर दो, अब देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही है, एक ही बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब इसमें समीकरण में x का भी एक ही उत्तर होगा और y का भी एक ही उत्तर होगा, एक एक उत्तर आएगा दोनों का, और उसे कहेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। और अगर उत्तर आया तो तीसरी चीज आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी, संगति हल। क्या लिखोगे, संगति हल। तो ये तीन स्थितियां आपके बनेगी जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आता है, बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ये तीन स्थितियां आपके बनेगी। एक दो रेखाएं बनेगी, दोनों एक दूसरे को काटेगी तो उन्हें बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक ही बिंदु पर काट रही है इसका मतलब एक ही उत्तर आएगा, उसे बोलेंगे अद्वितीय हल, ठीक है। और उत्तर आया इसलिए उसे कहा जाएगा संगति हल, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो सेकंड नंबर, दूसरी स्थिति में अगर मान लो तीनों बराबर आ जाए, मतलब a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2, तो c1 और c2 भी ज्ञात करेंगे। हो सकता है ये बराबर आ भी सकता है और बराबर नहीं भी आ सकता। मान लो तीनों बराबर आ गए तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले ये लाइन और फिर ये लाइन, क्षैतिज लाइन को x अक्ष कहते हैं, इधर x डैश होता है, इसको y अक्ष कहते हैं, ये y प्लस का और इधर y माइनस का y डैश होता है। अब देखो यहाँ पर भी कितनी लाइनें बनेगी, दो लाइनें बनेगी। अब देखो दो लाइनें कैसे बनेगी, एक लाइन तो ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर बनेगी, एक लाइन तो सीधी बनी और दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर बनेगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बने तो बेटा उन्हें कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं बेटा, संपाती रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाली तो एक ही बिंदु पर मिल रही थी, अब ये देखो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बन रही है तो प्रत्येक बिंदु पर मिल रही है, हर जगह मिल रही है, हर जगह मिल रही है, तो इसे कहेंगे अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल मतलब यहाँ पर x और y के बहुत सारे उत्तर आएंगे, अनेक उत्तर आएंगे। इस स्थिति में x के 50 उत्तर आ सकते हैं, 100, 1000 कितने भी उत्तर आ सकते हैं, y के भी कितने भी उत्तर आ सकते हैं, तो x और y के अनेक हल होंगे, तो इसे कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। और बेटा उत्तर आया इसलिए इसे कहा जाएगा संगति हल। क्या कहा जाएगा, संगत हल कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर तीनों बराबर आ जाए तो रेखाएं संपाती होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और उत्तर आए इसलिए इसे क्या कहेंगे, संगत हल कहेंगे, ठीक है। अब देखो तीसरी स्थिति में मान लीजिए पहले वाले दो बराबर आ गए लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आया, तो ग्राफ कैसे बनेगा, आपको एक लाइन ऊर्ध्वाधर एक लाइन क्षैतिज, क्षैतिज को x अक्ष कहते हैं, x इधर प्लस का x इधर माइनस का, ऊर्ध्वाधर को y अक्ष कहते हैं, y इधर प्लस का और y इधर माइनस का। अब देखो यहाँ पर भी दो लाइनें बनेगी, और दो लाइनें कैसे बनेगी, देखो एक लाइन ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन ऐसे बनेगी, मतलब ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, चाहे आप इनको इधर बढ़ाओ चाहे आप इनको इधर बढ़ाओ, दो रेखाएं बनेगी और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, तो उन्हें कहते हैं बेटा समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं भाई, समांतर रेखाएं कहते हैं। और नंबर दो, देखो ये वाली लाइन तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी इसलिए अद्वितीय हल मतलब एक उत्तर आएगा, ये बार बार प्रतिच्छेद कर रही है, बार बार मिल रही है इसलिए अनेक हल आएंगे। अब देखो ये दोनों लाइनें कभी मिलेगी नहीं तो कोई उत्तर आएगा ही नहीं, तो यहां लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं आएगा, ना तो x का आएगा
और न ही y का आएगा। और 3 नंबर, तीसरी स्थिति में अगर उत्तर आया ही नहीं तो इसे कहेंगे बेटा असंगत हल। क्या कहोगे? असंगत हल। तो इस कंडीशन में आपके तीसरी कंडीशन में आपके इस तरह के 3 बातें आपको लिखनी है। तो ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से जब हम समीकरण को हल करते हैं तो पहले आप पता कर सकते हो कि उस समीकरण में रेखाएं कौन सी बनेगी, हल कौन से होंगे, संगत होंगे या फिर असंगत होंगे। 1 नंबर का सवाल इनमें से आपसे पूछा जाएगा, ऐसे समीकरण दे देगा और पूछेगा बताइए समीकरण का हल संगत है या फिर असंगत है। तो आपको A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 में तुलना करके बताना पड़ेगा कि समीकरण का हल संगत है या फिर असंगत है। तो इस तरह से आप स्थितियों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। और ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेद। हल कैसे होंगे? अद्वितीय। और हल कैसे होंगे? संगत। मान लो A1 बटा A2 बराबर आ जाए B1 बटा B2 के, C1 और C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब C1 और C2 बराबर आ भी सकता है और बराबर नहीं भी आ सकता। मान लो बराबर आ गया तो रेखाएं कैसी बनेगी? संपाती। हल कैसे होंगे? अनेक। हल कैसे होंगे? संगत। अब मान लो पहले वाले 2 बराबर आ जाए लेकिन तीसरा बराबर नहीं आए तो रेखाएं कैसी बनेगी? समांतर। और इसका कोई हल नहीं होगा और कोई हल नहीं है इसलिए इसे क्या कहेंगे? असंगत हल कहेंगे। तो बेटा ये था आपके 2 चर वाला रेखिक समीकरण युग्म। अब देखो प्रतिस्थापन विधि भी बहुत आसान है और विलोपन विधि भी बहुत आसान है, तो बीज गणितीय विधियों से भी इनको हल किया जा सकता है। देखो थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो 2 समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 4। 2 समीकरण है और आपसे कहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है? किसी एक, ये तो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, दोनों में से कोई एक समीकरण लेना है, यहां से या तो x का मान या y का मान निकालना है और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। जैसे समीकरण नंबर 1 लिया मैंने, x प्लस वाई बराबर 3, तो यहां से x का मान निकालो, y को उधर भेज दो, तो x बराबर आ गया 3 माइनस वाई, आ गया x का मान। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखो, x से मान निकाला और कहाँ रखेंगे? 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखो 2 में x की जगह क्या रखेंगे? 3 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, 3 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 4। अब 3 का उधर पक्षांतरण कर दो, ये y में से y खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि एक समीकरण से मान निकालो और दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो। वो कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि है। और विलोपन विधि तो बिल्कुल आसान है। विलोपन विधि में क्या करना है? किसी एक चर को समान करके उसे विलुप्त करना है, जो हम वहां पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो बेटा ये इसका बेसिक था। 2 चर x और y काम आएंगे, रेखिक मतलब चर की घात 1 होगी, समीकरण का मतलब बीच में बराबर का चिन्ह होगा और युग्म का मतलब ऐसे कितने समीकरण होंगे? 2 समीकरण होंगे। तो 2 चर वाला रेखिक समीकरण उसे कहेंगे जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए उसे हम कहते हैं 2 चर वाला रेखिक समीकरण। और ऐसे 2 समीकरण आ जाए तो उन्हें कहा जाएगा 2 चर वाला रेखिक समीकरण युग्म। अब आपसे रिक्वेस्ट है, कल आप ग्राफ लेके बैठिएगा, मेरी गारंटी है 100% मैं आपको ग्राफ सिखा दूंगा और बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का जो सवाल आता है वो आपके पक्के हो जाएंगे, 6 के 6 नंबर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।